नमस्कार किसान भाइयों। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे क्योंकि पानी ने मेहरबानी कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम जो चर्चा करेंगे उन किसान भाइयों से जो कपास की खेती करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में कपास में शुरुआत में लगाने से लगा करके उसमें खाद वगैरह के बारे में बात की थी, बीज उपचार के बारे में बात की थी। आज कपास की फसल खेत में खड़ी है, आज उसमें क्या करना उसकी चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। कपास में सामान्यतः जो अभी समस्याएं आ रही है, तो पहले हम उसके बारे में जान लें। नंबर 1, पानी अच्छा गिर गया है। तो ऐसे खेत जहां पानी का निथार अच्छा नहीं है वहां पर कपास गलने लगा है। इसको वाटर लॉगिंग कंडीशन बोलते हैं। पानी की अधिकता कपास सहन नहीं कर पाता है। तो अभी एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या जो हमेशा ही रहती है कपास में, वो है रस चूसने वाले कीटों का आक्रमण। चूँकि बादल है, मौसम में नमी ज़्यादा है, तो ऐसे में रस चूसक कीट जिनको आप पहचानते हैं, सबसे नंबर 1 पर वो है वाइट फ्लाई। बोलचाल की भाषा में आप सफ़ेद मछली कहते हैं, और वास्तव में ये सफ़ेद मक्खी है। तो एक इसका अटैक ज़्यादा है और इसी से पत्ते सिकुड़ रहे हैं। दूसरा एक और कीट है थ्रिप्स। ये हल्का सा येलो रस चूसने वाला मच्छर ग्रुप का एक कीट है। तीसरा कीट जो अभी खतरनाक है, जो 2 पत्ती का कपास था तब से ही कपास के पीछे पड़ा है, वो है माहो। ये जो माहो है, महुआ है, ऐसा जो आप बोलते हैं इसको, ये माहो भी पत्ती के नीचे बैठ करके रस चूसता है और कॉलोनी में रहता है, या अकेला नहीं। ये बहुत सारे माहो एक साथ बैठे रहते हैं और ये पत्तियों का रस चूसते हैं। तो इसमें भी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है, इस तरह से हो जाती है। एक और कीट है जिसको हम जेसिड कहते हैं, हरा मच्छर। ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि ये जहाँ अटैक करता है वो पत्तियाँ पहले तो भूरी भूरी होती है और उसके बाद में फिर ये पत्तियाँ ऐसा लगता है कि जल गई हो, पौधा जल गया हो। ये इतना खतरनाक कीट है। और एक और कीट अभी कहीं कहीं सुनने में आ रही है, जो कि पिछले साल भी उसका अटैक ज़्यादा था, मिलीबग। ये एक ऐसा कीट है जो खतरनाक है तो रस चूसक कीट। खतरनाक इसलिए बोलता हूँ मैं कि इसके ऊपर प्रकृति ने, भगवान ने एक कवच दिया हुआ है, कवर। जैसे पानी से बचने के लिए हम लोग प्लास्टिक का रेनकोट पहन लेते हैं, ऐसा इसको प्रकृति ने 15 दिन की उम्र से ही दे दिया है। तो ये इसका कवच कुंडल बोलते हैं इसको, या हम ये कह सकते हैं कि दवा जब स्प्रे की जाती है, केमिकल इसके ऊपर या कोई भी दवा, तो वो दवा इस कवच के कारण निथार हो जाती है, उस कीट की बॉडी तक नहीं पहुंच पाती, उसके शरीर तक नहीं जा पाती दवाइयाँ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा उद्दंड कीट है, जिसको कहना चाहिए जिद्दी कीट है, जिसको मारने में किसानों को बहुत दिक्कत जाती है। अगर ये कीट थोड़ी बहुत मात्रा में हो, स्टार्ट हो, मैं हमेशा कपास के किसानों को एक बात कहता हूँ, निगाह रखें। निगाह हटी कि दुर्घटना घटी। निगाह कैसे रखें? हर 8 दिन में कपास के खेत में ऐसा राउंड लगाएं कि एक कोने से चलते हुए पौधों को देखते हुए दूसरे कोने पर निकल जाएं, फिर तीसरे कोने से इसी तरह से देखते हुए चलते हुए और चौथे कोने पर निकल जाएं। इससे हर पौधा आपकी निगाह में आ चुका है और अब आपको अंदाज हो गया है कि भविष्य में मेरे खेत में क्या समस्या आने वाली है। ये जो मिलीबग है, ये सबसे पहले हमारे खेतों में 1 या 2 पौधों पर ही आता है। अगर इन पे हमने निगाह रखी, ये मात्र 2 उंगलियों से इसको दबा देने से भी ये मर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत वहाँ होती है जब हम इस पर दवाई के भरोसे रहते हैं, दवा छींटते हैं और अंततः दवाई अंदर जाती नहीं है बॉडी में और ये कीट मरता नहीं है और लगे हाथ बढ़ता जाता है। तो मिलीबग रस चूसक कीट है। इसको रस चूसने से रोकने के लिए अगर हम कोई ऐसी दवा का स्प्रे कर दें जो इसको पसंद नहीं है,
और वो दवा है नीम का तेल। अगर नीम ऑयल का स्प्रे हम करते हैं तो पूरा पौधा कड़वा हो जाता है, और कड़वा होने के कारण ये कड़वा पसंद नहीं करता है, तो ये रस चूसना बंद कर देता है। जब रस चूसना बंद कर देता है, ये थोड़े समय में मर जाता है। ये खतरनाक कीट है, और इसका भी प्रबंधन हम इस तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तक एफिड यानी कि माहो, हरे मच्छर, थ्रिप्स, इनका जहाँ तक सवाल है, ये सामान्यतः जो भी हमारे पास सिस्टेमिक कीटनाशक उपलब्ध है उनके साथ में चिपको जैसी दवा को मिला करके हम इन कीटों को फसल से दूर रख सकते हैं, या इनको मार भी सकते हैं। तो सामान्यतः दवाएं रस चूसक कीटों के लिए है एमिडा क्लोप्रिड, सिर्फ 5 ml एक पंप में। दूसरी थायोमेथाक्साम, सिर्फ 5 ग्राम एक पंप में। इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ सिस्टेमिक पॉइजन बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। फिर एक बात यहाँ रिपीट करूँगा कि जब भी दवाइयाँ डालें, पानी का मौसम देख करके डालें, ताकि हमारी दवा पानी में धुले नहीं। और जब भी दवा डालें, अगर हमने एक हमारी आदत बना ली है कि बरसात के मौसम में हम प्रत्येक बार पंप के अंदर चिपको जैसी कोई भी चीज़ हम मिलाएं, ताकि बरसात होने पर भी हमारी दवाइयाँ धुले नहीं। चिपको नहीं भी मिले तो साधारण शैम्पू, हमारे बाल धोने का जो शैम्पू का पाउच होता है, वो हम एक पंप में एक पाउच अगर मिला देते हैं तो ये भी हमारी इन दवाओं को धुलने नहीं देगा। तो सामान्यतः अभी जो इस समय जो फसल खड़ी है उसमें ये एक समस्या जो आती है, मैंने उसके बारे में आपको बताया। और ज़्यादा पानी होने से, जैसा मैंने कहा, जल भराव की स्थिति कपास में नहीं होना चाहिए। अगर ये होती है तो कपास में तत्काल वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है, जड़ों के अंदर फफूंद का अटैक हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपको आपके खेत में बतर आती है, गहरा बक्खर चला दें 2 लाइन के बीच में। हम मिट्टी चढ़ाने वाला कोई भी यंत्र, जिसको निमाड़ में कुल्पा बोलते हैं या बक्खर बोलते हैं, अगर इसको हम अभी तत्काल में चला देंगे तो ये मिट्टी को चढ़ा देगा कपास के दोनों पौधों को, दोनों साइड में। और ये गहरी हो जाने की वजह से दोनों लाइन के बीच की जगह अगर गहरी हो जाती है तो पानी कितना भी गिर जाए, इस पानी को ये ज़मीन के पेट में उतार ले जाएगी, ये वाली जो नाली बन गई है। और इस तरह से हमारे पौधे पानी में डूबने से बच जाएंगे, यानी उनकी जड़ें डूबने से बच जाएंगी, तो कोई भी फफूंद का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी ये जो कंडीशंस बन रही हैं अभी, पानी की अधिकता, इसके लिए इंतज़ार नहीं करें कि ये जब मुरझाएगा उसके बाद हम दवा डालेंगे। जैसे ही आपको 1 घंटे का भी मौका मिलता है, पानी को निथार करें। पहले तो हमारे खेत से निथार करने के बाद में तत्काल कोई भी एक फफूंदनाशक को ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग यानी पौधे के पास में ज़मीन पर इसका स्प्रे करें। ऐसा स्प्रे करें कि दवा जड़ों तक पहुंच जाए। स्प्रे भी उन्हीं दवाओं का करें जो सिस्टेमिक फफूंदनाशक है, जैसे टेबुकोनाझोल, हेक्साकोनाझोल या प्रोपेकोनाझोल। बहुत कम मात्रा लगती है, 20 से 25 ml एक पंप में। इसको पौधे के पास में स्प्रे करना है, ऊपर तो करना ही है, तो यहाँ भी स्प्रे करें। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे फसल विल्टिंग से बच जाएगी। हाँ, भूलिए नहीं एक ख़ास बात कि जब भी आप इस तरह की ड्रेंचिंग करें, उसके साथ में NPK 19-19-19 ज़रूर मिलाएं। प्रति पंप 60-70 ग्राम, 80 ग्राम तक भी ले लें तो कोई नुकसान नहीं है। तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी ये NPK कर देगा। अभी कई किसान भाई जिन्होंने बरसात की बीज लगाया है, बरसात में ही बुआई की है कपास की, अभी उन्होंने उस समय खाद नहीं डाला है, कपास में थोड़ा लेट खाद डालते हैं। उनसे मेरा खास निवेदन है कि खाद में ज़्यादा देर नहीं करें। ऐसा ना हो कि 1 महीने का कपास हो गया है और अभी हमारा DAP, पोटाश या ये खाद नहीं डाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वही बात हो जाएगी कि जिसका बचपन भूखा हो उसकी जवानी कैसी होगी।
तो जितनी जल्दी हो सके बचपन में जो आधार खाद दिया जाता है शुरुआत में, चूँकि कपास में समस्याएं रहती है, किसान उस समय ज़्यादा खाद नहीं दे पाते हैं, तो अब ज़्यादा लेट नहीं करें, तत्काल ये DAP 50 किलो 1 एकड़ के लिए, कम से कम 20 किलो पोटाश खाद यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और साथ में यूरिया ज़्यादा नहीं लेना है। यूरिया अगर 10-20 किलो भी लेंगे एकड़ में तो काफ़ी है। इन तीनों को पौधे के आसपास देना है, हो सके तो गाड़ के देना है। दोनों साइड में गड्ढा करके भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छे से उनको उपलब्ध हो जाता है। और जिन जिन भाइयों ने ड्रिप से किया था उन्होंने अभी तक तो ड्रिप से ही खाद दिया है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कपास में निगाह का बहुत बड़ा खेल है। हम निगाह रखें तो कपास में बहुत सारी समस्याओं से हम पहले ही निजात पा लेंगे। कपास में कुछ और चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ विशेष रूप से, वो ये है कि कपास में जो दवाइयाँ डाली जाती है, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, उनको एक मिश्रण करने की एक भेड़ चाल चल गई है। बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे रस चूसक कीटों के लिए आप कोई दवा लाए, मान लो आपने एक दवा लाए आप थायोमेथाक्साम रस चूसने के लिए, तो थायोमेथाक्साम के साथ में एमिडा भी साथ में ले आए। थायोमेथाक्साम भी वही काम करेगी, एमिडा भी वही काम करेगी। इस तरह की दवाइयाँ जो एक ही काम करती है, अगर हम 2 से 3 या 4 मिला देंगे तो फिर काम कैसे होगा। और आप जानते हैं अगर 3 एक्सपर्ट एक काम के लिए लगा दिए जाएं तो काम बिगड़ जाता है सुधरने की बजाय। दवाओं को मिश्रण जरूर करना है, मगर किनका मिश्रण करना है? एक रस चूसक कीटों की दवा तो दूसरी इल्ली की दवा, इनको आपस में मिलाया जा सकता है। और इसको भी आजकल कई कंपनियों ने मिला करके पेश कर दिया है। तो अगर किसी कंपनी के वैज्ञानिक ने अगर ये पेश किया है तो उस पर भरोसा कीजिए, उसको पर मान के चलिए कि वो 2 दवाएं ऑलरेडी है। एक बड़ी गलतफहमी पनप रही है कि एक से क्या होगा। किसान भाई सोचते हैं कि एक दवा से क्या होगा, दवा 2 होगी तो ताकत डबल हो जाएगी, 3 होगी तो ताकत 3 गुनी हो जाएगी। अरे ये कोई बस थोड़ी है जो ख़राब हो गई और जिसको धक्का मारने के लिए 2 आदमी नहीं 10 आदमी को उतार लिया तो वो लोड से आपकी जो बस है वो आगे बढ़ गई। ये इसमें और इन केमिकल्स में यही फ़र्क है। अगर केमिकल्स को हम मिलाते हैं तो इनकी ताकत बढ़ने के बजाय ताकत 0 भी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है, यही गलती हो रही है और इसकी वजह से इन पेस्टिसाइड पर खर्चा भी बढ़ रहा है और पेस्टिसाइड से किसानों को प्रदूषण की वजह से भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये कोशिश करें कि दवाओं को ज़्यादा आपस में नहीं मिलाएं। कहने को तो ये दवाइयाँ हैं, मगर याद रखिएगा ये सब जहर हैं। जो दवाई डाल रहे हैं वो अपना ध्यान पहले रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि ये दिया तो जला रोशनी के लिए, इस दिए से कहीं आग लग जाए तो दिया क्या करे। ये हवा तो चली, श्वास ले हर कोई, इस हवा से कोई जल जाए तो हवा क्या करे। ये दवाइयाँ जो बनी हैं, ये पेस्टिसाइड जो बने हैं, ये हमारी मदद के लिए बने हैं। इनका अगर मिसयूज़ हुआ, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये हमें भी मार सकती है। और सबसे बड़ी मार कब पड़ती है? जब ये नाक के द्वारा हमारे लंग्स में प्रवेश करते हैं। कोरोना का जो तमाम जो कारण मालूम पड़े हैं उनमें से अगर गांव में कोरोना फैला है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गांव के किसान परिवारों के लंग्स कमज़ोर हो गए हैं। 100% लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये कमज़ोर भी क्यों हुए? गांव के लोग तो बहुत स्वस्थ होते हैं, पर अब ये लंग्स कमज़ोर क्यों हो गए हैं? लगातार उस पूरे गांव में इन दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। दवाइयों में इंसान श्वास ले रहा है, श्वास में ये दवाइयाँ लंग्स में जा रही है और लंग्स में गई हुई दवाइयाँ नहीं, ये जहर उन लंग्स को थोड़ा थोड़ा रोज़ नुकसान कर रहे हैं। तो अब लंग्स जो हमारे हैं, जो 100% अच्छे हैं, कई लोगों के आज भी अच्छे बने हुए हैं, मगर ज़्यादातर लोगों के लंग्स कोई 70% ही है जो काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी वायरस आके अटैक कर देता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हमारा एक निवेदन कास्ता की तरफ से ये है, कास्ता का एक ख़ास प्रयास ये है कि दुनिया अगर मर रही है तो सबसे पहले किसान को बचा लो।
किसान बच जाएगा तो वो दुनिया को बचा लेगा। इतना अच्छा संदेश कास्ता हमेशा देने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा जुड़े रहें और हमारा एक ख़ास आपसे निवेदन ये भी है कि आप इसको जो कुछ आप सुनते हैं इस पर कमेंट्स करें। आप इससे क्या और अलग जानना चाहते हैं उसको हमें ज़रूर बताते रहें। कास्ता के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें। सब पढ़े लिखे किसान हैं। यंग शेप को मेरी जो यंगस्टर जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, नए किसान, उनको मेरा विशेष निवेदन है कि आप तो सब यूट्यूब पे जुड़े हो, तो इसमें कास्ता को फॉलो करें और आपका ये स्नेह बना रहे कास्ता के प्रति। हम हमेशा आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे कास्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।